हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में, जो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता है नॉर्मली एज ए टॉर्च इन्फेक्शन में इंक्लूड होके आ जाता है, या सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो का टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है उसका कॉजेटिव एजेंट डिफिनीशन। इस कॉजेटिव एजेंट कौन है? टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर प्रोटोजोन होता है। इसका जो फाइलम है एपी कॉम्प्लेक्सा है, जो सेम है एज प्लाज्मोडियम और क्रिप्टोस्पोरिडियम, इनके जैसा ही है। इसके अब होस्ट की बात करें तो कैट और फ्लिनीज है। जो फ्लिनीज है ये भी मतलब इनकी एक स्पीशीज़ या फैमिलीज से रिलेटेड है। कैट के जैसा ही दिखने में होता है ये भी। इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो ह्यूमन और मैमल्स हैं। ग्लोबल प्रिवेलेंस जो है 25 से 30% है, इंडिया में 10 से 30%। ये पार्ट ऑफ टॉर्च इन्फेक्शन है। जो टॉर्च इन्फेक्शन है उसमें से जो टी है वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए है। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट्स होते हैं एड्स एंड प्रेग्नेंट वुमेंस में, उनमें ये ज़्यादातर होता है। अब अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं हमारे पास। टैक्यूसाइट्स, ब्रेडियोसाइट्स और oocytes। अब हम इनकी शेप की बात करें तो जो ट्रैक्यूसाइट्स होते हैं वो क्रिसेंट होते हैं, कॉमा शेप, 4 से 8 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। सिग्निफिकेंस इनकी क्या होती है? ये एक्यूट इन्फेक्शन कराते हैं, ब्लड में और बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाते हैं ये। फिर उसके बाद जो ब्रेडियोसाइट्स हैं ये पास पॉजिटिव होते हैं, 7 माइक्रोमीटर के होते हैं सिस्ट्स में। ये टिश्यू सिस्ट्स होते हैं जो ट्रू सिस्ट्स बनते हैं उनमें, जैसे ब्रेन में, मसल में। ये क्रोनिक इन्फेक्शन के टाइम पे होते हैं। जो oocytes हैं ये ओवल शेप्ड होते हैं, 11 से 14 माइक्रोमीटर, और 8 स्पोरोसाइट्स होते हैं। ये कैट के फीसिस में मिलेंगे। स्पोरुलेट होते हैं 1 से 5 दिन तक। अब छोटे से पॉइंट्स आप याद रखोगे कि सीरोसिस्ट क्या होता है? ये होस्ट सेल डिस्टेंडेड होता है बाय प्रोलिफेटिंग टैक्यूसाइट्स से। मतलब होता है क्या? ये होस्ट सेल के अंदर अपनी प्रोलिफरेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सिस्ट जैसी अपीयरेंस आती है, लेकिन वो सिस्ट नहीं होता। वो क्या होता है? ये क्या कहते हैं, इसकी प्रोलिफरेशन हो रही होती है। फिर हम बात करेंगे टिश्यू सिस्ट, जो ट्रू सिस्ट्स हैं। स्फेरिकल होते हैं इन ब्रेन, ओवल इन मसल, साइज होता है 2 से 100 माइक्रोमीटर। oocytes रिमेन इन्फेक्शियस इन सॉइल, एक साल तक ये रहते हैं इन्फेक्शियस स्पोरुलेशन के बाद। अब हम इसकी ट्रांसमिशन की अगर बात करें, ट्रांसमिशन इसका निमोनिक आप क्यूबिक याद रखोगे क्या क्या है। सी से आ गया कैट लिटर, उसमें oocytes होंगे। यू से आ गया अंडर कुकड मीट, वो मोस्ट कॉमन है। ब्लड में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे, और इन यूट्रो ट्रांसप्लेसेंटल, और लास्ट में कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर। जो कैट लिटर होता है ये स्पोरुलेट होता है 1 से 5 दिन तक, इन्फेक्टिव होता है 1 साल तक रहता है। जो अनकुकड मीट में होता है वो टिश्यू सिस्ट्स बनाते हैं, ब्रेडोसाइट्स होते हैं इन मीट। फिर जो ब्लड और ऑर्गन में होता है ये टैक्यूसाइट्स होते हैं, आर द इन्फेक्टिव फॉर्म्स। ठीक। फिर उसके बाद जो इन यूट्रो होता है ये सिवियरिटी डिपेंड करती है कौन से ट्राइमेस्टर में इन्फेक्ट कर रहा है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। और लास्ट में जो कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर में होते हैं वो स्पोरुलेटेड oocysts होते हैं, जो इंजेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वायलेंस फैक्टर्स में सबसे पहले आता है पैरासाइटोट्रोफस वेक्यूल, जो प्रिवेंट करता है फैगोलाइसोसोमल फ्यूजन, इंटरसेलुलर सर्वाइवल होता है। मतलब फैगोसोम और लाइसोसोम्स जो हैं, फैगोसाइट्स एंड लाइसोसोम्स जो हैं, उनकी फ्यूजन जो है वो प्रिवेंट करवाता है ये वाला इसका वायलेंस फैक्टर, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर सर्वाइवल हो पाता है। एंडोडायोजनी जो इसका दूसरा वायलेंस फैक्टर है, ये यूनिक मल्टीप्लिकेशन कराता है मोड इनसाइड होस्ट सेल। एक यूनिक मल्टीप्लिकेशन मोड होता है इसका। फिर उसके बाद टिश्यू सिस्ट वॉल जो इसका वायलेंस फैक्टर, जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेडोसाइट्स को फ्रॉम होस्ट इम्यून अटैक। जीनोटाइप 1, 2, 3, जो टाइप 1 होता है मोस्ट वायलेंट होता है, टाइप 2 जो होता है मोस्ट कॉमन इन ह्यूमंस में। फिर HLA-DQ3 जो इसका वायलेंस फैक्टर है, ये जेनेटिक रिस्क इंसेफेलाइट्स इन एड्स करवाता है, और हाइड्रोसेफेलस इन कंजेनाइटल अगर होगा तो उस टाइम पे। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस में हम इसकी स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहली स्टेप है इंजेक्शन में मतलब कैसे होगा? oocytes या सिस्ट या जो स्पोरोजाइट और ब्रेडोजाइट के फॉर्म में होंगे रिलीज होगा गट में। उसके बाद जो क्या होगा? टैक्यूसाइट फॉर्मेशन होगा, ये इन्वेड करेगा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को, जिसकी वजह से हमारा टैक्यूसाइट्स बनेंगे। फिर डिसमिनेशन होगी वाया ब्लड, लिम्फ से जाएगा ब्रेन में, मसल में, आई में, लिवर में और प्लेसेंटा में। यहाँ पे इसकी लेटेंसी होगी, ट्रैक्यूसाइट्स से बनेगा ब्रेडोसाइट्स,
जाएगा टिश्यू, और टिश्यू सिस्ट्स में लेटेंट फेज होता है। फिर उसके बाद जो इम्यूनोकॉम्पिटेंट होते हैं, सिस्ट रिमेन लेटेंट, सब क्लिनिकल लिम्फेडेनोपैथी करवाएंगे ये। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, इम्यूनो कॉम्पिटेंट होंगे जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे एड्स वगैरह या कोई भी और इन्फेक्शन की वजह से। तो उसमें क्या होते हैं, सिस्ट जो होते हैं वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं और नेक्रोटाइजिंग एंसेफेलाइटिस बनाते हैं और रेटिनाइट्स इसमें कराएगा। जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं वो मतलब उसको वापस डिफेंड कर पाते हैं, जिसकी वजह से सब क्लिनिकल रहता है, मतलब बीमारी दिखती नहीं है और वो कंप्रेस्ड रहती है, और लिम्फेडेनोपैथी उसमें दिखती है, लिम्फ नोड के इन्लार्जमेंट दिखती है। अब इसमें जो मैं बताया था, सीवीटी जो है डिपेंड करती है कौन से ट्राइमेस्टर पे है। उसके लिए कंजेनाइटल अगर ये होगा तो उसमें ट्राइमेस्टर रूल हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 15% होता है, लोवेस्ट होता है। तो इसमें मोस्ट सीवियरिटी क्या हो सकती है, इसमें मोस्ट सीवियर जो होता है हाइड्रोसेफेलस होगा, मतलब हेड सिर में जो होता है फ्लूइड एक्युमुलेशन वगैरह होकर वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, और कैल्सिफिकेशंस होंगी। और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में होगा 30 से 40% जो है इसकी ट्रांसमिशन की रेट्स होती हैं, और मॉडरेट सीवियरिटी होती है। थर्ड में 65% होती है, हाईएस्ट चांस ऑफ ट्रांसमिशन होती है, लेकिन माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होती है। मतलब अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर थर्ड में हुआ तो कम प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन फर्स्ट वाले में ज़्यादा चांसेस हैं इसके सीवियरिटी होने के, लेकिन ट्रांसमिशन के कम है। वहीं पे थर्ड में ट्रांसमिशन के ज़्यादा है लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। अब हम आएंगे इसके मेन क्लिनिकल फीचर्स। अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, बंदे की इम्यूनिटी ठीक है, जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी ठीक है, तो उसमें 90% में ये एसिम्टोमेटिक होगा, हमें सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे, लेकिन सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी दिखेगी और माइल्ड फीवर और मेलेजिया होगा। अगर एड्स होगा, CD4 काउंट लेस देन 100, एड्स कब होता है जब 200 से कम हो जाती है CD4 काउंट। इसमें टॉक्सोप्लाज्मा एन्सेफेलाइटिस होगा, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है इन एड्स में। जो एड्स वाला पेशेंट होगा तो उसमें हमें क्लिनिकल फीचर टॉक्सोप्लाज्मोसिस का क्या दिखेगा, टॉर्च इन्फेक्शन वाला पार्ट जो है, तो उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा, उसमें टॉक्सोप्लाज्मा एन्सेफेलाइटिस दिखेगा। फिर जो ये TE सिम्टम्स, उसमें क्या आएगा, अल्टर्ड सेंसोरियम होगा, सीजर्स होगा, फोकल न्यूरो डिफेक्ट्स होंगे, क्रेनियल नर्व पैल्सीज होंगी। अगर फिर उसके बाद जो ये है ग्रुप, इसमें मतलब जो हमारे पास आता है टॉक्सोप्लाज्मा एन्सेफेलाइटिस का, ये होगा लीजन साइट पे क्या होगा, लीजन साइट्स कौन कौन सी हैं, बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम, पिट्यूटरी, कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन, यहाँ पे हमें इसके लीजन्स दिखेंगे। और उसके बाद एड्स अदर, उसमें पल्मोनरी टॉक्सोप्लाज्मोसिस और कोरियोरेटिनाइटिस होगा। ओकुलर साइन हमें देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है, हेडलाइट इन फॉग, फंडोस्कोपी, कंजेनाइटल में बाइलेटरल और एक्वायर्ड में यूनिलेटरल। इसके बाद हम आएंगे इसके लैब डायग्नोसिस पे, जो आपके मतलब ऐसे डिटेल में भी पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ मैं। लैब डायग्नोसिस के सबसे पहले जो आप स्पेसिमेन कलेक्शन करोगे जर्नल, जैसे ब्लड, बॉडी फ्लूइड, लिम्फ नोड, एस्पायरेट, बोन मैरो वगैरह। फिर इंसेफेलाइटिस एड्स के केस में CSF और ब्रेन की बायोप्सी करोगे। कंजेनाइटल है, एंटीनेटल के टाइम पे अगर आपको मिलेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड PCR करोगे। कंजेनाइटल पोस्टनेटल है तो न्यूनेटल सीरम और मैटरनल सीरम दोनों लेंगे। अगर ओकुलर है तो ओकुलर और एक्वस फ्लूइड लेंगे। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे, माइक्रोस्कोपी में स्टेन, जिम्सा स्टेन लेंगे पास। जिम्सा ये कॉमा शेपेड ट्रैक्यूजाइट्स हमें दिखेंगे इन ब्लड और टिश्यू में। अगर ये हमें बताएगा ये एक्यूट इन्फेक्शन है। पास स्टेन में स्ट्रांगली पास पॉजिटिव, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ब्रेडियोजाइट्स होते हैं इन टिश्यू सिस्ट में, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन की इंडिकेशन होगी हमारे पास। और इसमें हमें मतलब ये होता है कि खाली इससे हमें नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि एक्यूट है ये, और मतलब सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास सीरोलॉजी और अदर मॉलिक्यूलर टेस्ट में आता है सेबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट, ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें लाइव टैक्योजाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, कंप्लीमेंट मीडिएटेड न्यूट्रलाइजेशन होती है। IgM ELISA अपीयर्स 1 से 2 हफ्ते के बाद, एक्यूट में पॉजिटिव होगा न्यूनेट में, और कंजेनाइटल कन्फर्म हो जाएगा इससे कि आगे कंजेनाइटल ही है। फिर IgG ELISA, ये 4 फोल्ड रिस्क राइज होता है इसका, 4 फोल्ड राइज होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा दिखता है हमें, तो मतलब ये एक्यूट है। क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, इसलिए ये कंजेनाइटल के लिए डायग्नोसिस हम इसको मान नहीं सकते। फिर
जो आप इसमें याद और देखोगे कि पीसीआर में क्या होता है, बेस्ट फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट्स होते हैं, और कंजेनाइटल या ब्लड इसमें या सीएसएफ और एमनियोटिक फ्लूइड्स वगैरह अगर हम उसके लेंगे तो उसके लिए बेस्ट होता है। मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होगा, कंजेनाइटल ट्रांसमिशन होगी ब्लड का, अगर हम कर रहे होंगे एग्जामिनेशन सीएसएफ का या एमनियोटिक फ्लूइड का, उसमें हमें पीसीआर बेस्ट माना जाता है। सीटी एमआरआई ब्रेन मल्टीपल रिंग एनहेंसिंग लीजन इन बेसल गैंग्लिया देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आप अगर थोड़ा सा याद रखोगे कि आईजीजी और आईजीएम दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्यूट इन्फेक्शन है, कन्फर्म बाई आईजीजी एविडिटी टेस्टिंग करते हैं। आईजीएम पॉजिटिव आईजीएम नेगेटिव है तो रिमोट पास्ट इन्फेक्शन है, 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर आईजीजी नेगेटिव और आईजीएम पॉजिटिव है तो फॉल्स पॉजिटिव आईजीएम है। फिर इसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे कॉशन के साथ ही। सीएसएफ इन टॉक्सोप्लाज्मा एन्सेफेलाइटिस में एलिवेटेड आईसीपी दिखेगा, लिम्फोसाइटोसिस दिखेगा, एलिवेटेड प्रोटीन दिखेगा और नॉर्मल ग्लूकोज दिखता है हमें। इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट जो मेनली फार्मा का पार्ट है, माइक्रो में ऐसा जितना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्टिल अगर एग्जामिनर पूछ ले तो उस केसेस में आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है, ट्रीटमेंट नहीं चाहिए जब तक वो परसिस्टेंट सिम्टम्स हमें या सीवियर सिम्टम्स हमें शो नहीं करता। अगर एक्टिव डिजीज़ है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्राइमेथामाइन, सल्फाडायाजीन और फोलिनिक एसिड, ये 3 ड्रग्स जो हम देते हैं। अब एड्स में हम प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस करेंगे। अगर एड्स वाला पेशेंट है तो उसमें क्या क्लोट्रिमेक्सोल देंगे, जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ये आप अच्छे से याद रखोगे कि एड्स में ये देंगे। एड्स का अल्टरनेटिव डेप्सोन, प्राइमेथामाइन, इतना भी काफ़ी है। अब हमें स्टॉप कब कर देना है प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस, जब CD4 काउंट 200 से ज़्यादा होगा, मतलब वो फिर मतलब ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसको 3 मंथ तक ART थेरेपी देने के बाद उसको स्टॉप कर देंगे ये वाला देना। अच्छा, फिर प्रेगनेंसी में आप याद रखोगे स्पाइरेमाइसिन देते हैं, रिड्यूस करता है मैटरनल टू फीटल ट्रांसमिशन, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन को ये कम कर देता है, प्रिवेंट कर देता है या रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस आप याद रखो। उसके बाद जो ये कंजेनाइटल या नियोनेटल जिसको हम बोलेंगे, उस केस में परमिथामाइन देंगे, लेकिन पेरीमिथामाइन देंगे लेकिन 1 mg पर kg के हिसाब से, और सल्फाडायाजीन देंगे 100 mg पर kg, और फोलिनिक एसिड 1 ईयर के हिसाब से। ये सबको मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर करना है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नॉर्मली क्या, कुक मीट थॉरोली, अवॉइड कैट लिटर, हैंड हाइजीन, एंटीनेटल स्क्रीनिंग, ब्लड ऑर्गन स्क्रीनिंग, नो वैक्सीन अवेलेबल, तो उस केस में नो वैक्सीन एंड ट्रायल इसकी है ही नहीं हमारे पास, तो वैक्सीन इसकी अवेलेबल ही नहीं है कोई भी। निमोनिक्स ये आप खुद टेलीग्राम से PDF लेके कर लोगे, या इसकी मैं कोशिश करूँगा गूगल ड्राइव की पिन कर दूंगा कमेंट, आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नहीं करना चाहते। कंजेनाइटल वर्सेस एक्वायर्ड सुपरफिशियली देख लो, जो आपको वाइवा वगैरह में काम आएगा। रूट इसका क्या होता है, ट्रांसप्लेसेंटल होता है, इसका इंजेक्शन या कंटैक्ट के थ्रू। सीवियरिटी इसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है, ये सब क्लिनिकल होता है एक्वायर्ड वाला। क्लासिकल साइन के CHI ट्रायड, इसमें सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होती है। कोरियोरेटिनाइटिस जो है बाइलेटर होता है, इसमें यूरिलेटर होता है। की सेरोलॉजी IgM इन यूनिट और IgA ग्रेटर देन 10 डेज में, इसमें IgM एक्यूट होता है, IgG पास्ट होता है। ट्रीटमेंट में पेरीमिथामाइन और प्लस सल्फाडायाजीन देते हैं 1 साल तक। ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और सपोर्टिव होता है। इसमें लास्ट में कुछ वाइवा क्वेश्चंस हैं जो आप वाइवा के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको ये टॉपिक रिवाइज करना हो, बस इन क्वेश्चंस के थ्रू जाना है तो आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर मोर सच वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कोई इनमें मॉडिफिकेशन करनी हो नोट्स में या कुछ पढ़ाने के तरीके में, आप बेझिझक कमेंट में बोल सकते हो। थैंक यू सो मच।